अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना। एक तरफ आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के ऊपर, और पेशावर हाई कोर्ट ने अपना तहरीरी फैसला जो है वो सुना दिया है, जारी कर दिया है। उसके मुताबिक उन्होंने तो ये कह दिया कि इंतखाबी निशान आईनी हक है, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। ये तफसीली फैसला जारी हुआ है, मगर तहरीक इंसाफ ने प्लान बी ये रखा हुआ है कि बल्ला ना मिला तो बल्लेबाज मिलेगा। बल्लेबाज के लिए दूसरी पार्टी है अख्तर डार साहब, वो भी आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने भी कहा, उन्होंने पहले तो बयान दिया कि तहरीक इंसाफ में बानी तहरीक इंसाफ यानी बानी चेयरमैन के अलावा सारे चोर हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी वो कह रहे हैं किस किस उम्मीदवार को खड़ा किया, हमारे साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल एक पार्टी अपने उम्मीदवारों को दूसरे पार्टी के इंतखाबी निशान से नहीं लड़ा सकती, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है। बहरहाल दूसरी तरफ आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इंतखाबी मार्के में एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इत्तेहादी रहे हैं। आज बिलावल ने कहा कि कल भी उन्होंने कहा कि जो है वो हम शिकार करेंगे। आज भी वो कह रहे हैं कि शेर का शिकार बल्ले से नहीं बल्कि तीर से किया जाएगा, आमदनी दुगनी करेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 10 निकाती एजेंडा वो सामने लेकर आए हैं। क्या इन सारी चीज़ों के ऊपर ये रियलिस्टिक हैं और इस पर अमल हो सकता है? फिर शाहिद खान अब्बासी ने पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि कुर्सी की कोई ताकत नहीं होती, मैं वज़ीर आज़म नहीं था बल्कि मुझे तो मुलाजमत दी गई थी। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 की बजाय 30 सीटों पर भी आ जाएं, लेकिन मोराल को डाउन ना करें। मैं वज़ीर आज़म नहीं था, मुझे मुलाजमत दी गई थी। शर्मिला फारूकी साहिबा, इकबाल जफर झगड़ा साहब, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। ये जो बिलावल कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली दी जाएगी, मुफ्त दी जाएगी, 10 निकाती एजेंडा, पाकिस्तान में तालीम मुफ्त होगी। पाकिस्तान में ही है, सब कॉन्टिनेंट में ही है, यूरोप में तो नहीं जाएगा ना आपकी हुकूमत आने के बाद एकदम से। ये रियलिस्टिक है चीजें एकदम से 8 फरवरी के बाद? क्या ऐसा हो जाएगा कि IMF के दर पे है और पाकिस्तान स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरह बन जाए? जी बहुत शुक्रिया वकास साहब। पहले तो मैं इस बात की मैं समझती हूँ कि आपके नाजरीन को ये बताना बहुत ज़रूरी है, और मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बात ज़रूर करती हूँ, और आप शायद ये नज़र भी आ रहा होगा आपको कि माँ सिवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई और जमात नहीं है जो इस वक्त मैदान के अंदर है। और बड़ी अफसोस की बात है और दुख की बात है कि इलेक्शन से 25 रोज़ कबल कोई और जमात ना कोई जलसा कर रही है, ना कोई वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है, ना कोई अपना मैनिफेस्टो लेकर आई है। इस वक्त डिस्कशन हमारा क्या होना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है और PMLN का मैनिफेस्टो क्या है, MQM का मैनिफेस्टो क्या है, JUIF का मैनिफेस्टो क्या है। अच्छा, बड़े अजीब सी बात है कि ऑन ग्राउंड जब हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो एक वाहिद पीपल्स पार्टी है जो अवाम के दरमियान है, हमें अपने सामने कोई नजर ही नहीं आता। और एक होता था ना, जो एक इलेक्शन का माहौल होता था, एक मुकाबले का माहौल होता था कि एक शहर में एक जमात जलसा कर रही है, दूसरे शहर में दूसरी जमात कर रही है, पेशावर में कोई और कर रही है, वो माहौल ही नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। टेलीविजन पे भी आप देखें तो आज पूरा दिन लाइव कवरेज चलती रही है और ये डिस्कशन होती रही है सुप्रीम कोर्ट में कि जी बल्ला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अभी भी पूरी कौम मुंतजर है उसी के हवाले से। वी आर नॉट डिस्कसिंग कि अवाम के मसाइल का है। अब आप जिनने जो बात की है कि 10 नकाती एजेंडा जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सामने लेकर आए, क्या इज इट डुएबल, क्या रियलिस्टिक है? जी। तो मैं आपको ये बताती चलूं वकास साहब कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम ऑलरेडी सिंध में शुरू नहीं कर पाए हैं। अच्छा। हमने बड़े सोच समझ के ये 10 नकाती एजेंडा दिया है। अगर हम बात करते हैं कि हमने 300 यूनिट बिजली के फ्री देने हैं, तो हम ये भी बात कर रहे हैं कि हमने इस मुल्क को सोलर एनर्जी की तरफ लेके जाना है, जो हम ऑलरेडी सिंध के कई इजला में शुरू कर चुके हैं, ग्रीन पार्क्स बना चुके हैं, सोलर के ऊपर बहुत सारी चीजें चली गई हैं। हम ये चाहते हैं कि यही चीज हम बाकी पाकिस्तान में भी रेप्लिकेट करें। जब हम बात करते हैं कि हमने BISP का जिमरा बढ़ाना है और उसमें भूख मिटाओ स्कीम को लेकर आना है और वसीला रोजगार लेकर आना है, तो ये BSP का प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था कई अदवार पहले, तो इसमें भी बड़ी तनकीद हुई थी कि जनाब ये क्या है, ये तो आप लोगों को भीख दे रहे हैं। लेकिन आज 90 लाख घराने जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, और लोग मुंतजर होते हैं जी BISP का जब स्टाइपेंड उनके घर पहुंचता है। तो ये हम चाहते हैं कि इसको मजीद बढ़ाएं। जब हम बात करते हैं कि हमने पूरे मुल्क में 30 लाख घर बना के देने हैं, तो ये काम ऑलरेडी हम सिंध के अंदर शुरू कर चुके हैं। सैलाब जदगान के हवाले से
3 लाख घर ऑलरेडी बन चुके हैं और मजीद बन चुके होते अगर इलेक्शन कमीशन जो है फंड्स की इजरा को मुंजमद ना कर देता। हमने सिंध के अंदर बिलखुसूस 21 लाख घर बनाने हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें कि मजदूर कार्ड की जब बात की तो हमने ऑलरेडी ये सिंध में शुरू कर दिया है मजदूर कार्ड। ये हम चाहते हैं कि बाकी पाकिस्तान में भी हम इसको लेके जाएं। जब हम बात करते हैं कि हमने सेहत की सहूलियात बढ़ानी है और पूरे मुल्क के अंदर हमने दिल का इलाज या लिवर ट्रांसप्लांट को फ्री करना है, तो हम ये ऑलरेडी सिंध के अंदर कर चुके हैं। चाहे आप NICVD को देख लें, चाहे आप गम्बट इंस्टीट्यूट को देख लें खैरपुर में जहां पर फ्री लिवर ट्रांसप्लांट होता है, NICH को देख लें जहां बच्चों का इलाज होता है। तो ये तमाम वो चीजें, इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अनरियलिस्टिक है, जो हो नहीं सके। अब आप ये पूछेंगे कि इन तमाम चीजों को करने के पैसे कहाँ से आएंगे जी, वो भी हमने उसका भी एक फॉर्मूला बनाया है। 17 ऐसी वजारतें हैं जो वफाक के अंदर हैं, जो डिवॉल्व हो चुकी हैं सूबों को। वो वजारतें अगर आप खत्म कर देते हैं वफाक से तो आपके 300 अरब रुपए बचते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो जब हम बात करते हैं कि हमने किसान को सपोर्ट देना है, तो अगर हम वो सब्सिडीज जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज को दिया जा रहा है वो हम किसान की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं तो हम किसान को बहुत ज्यादा सपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा, मुझे इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर आपका सारा टाइम ले लूं, मैं अभी मुझे पता लग गया, आपने ये बिलावल ने भी एक्सप्लेन किया। एक तो आपने वजारतों की बात की, सही बात है 17 वजारतें खत्म होनी चाहिए, लेकिन तहरीक पीपल्स पार्टी तो बड़ी मुश्किल में रही और लड़ाई में रही जब 16 माह के अंदर तो 84 के 85 वजारतों पर चला गया। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि आपने नून लीग को तबाह करना, इतनी वजारतें दिला के उनकी परफॉर्मेंस खराब होगी? उस वक्त 17 वजारतें खत्म करवाते आप और फिर हम आपकी इस मॉडल को देखते कि आप 8 फरवरी के बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे। आप तो मजीद वजारतें लेते रहे। देखिए वकास साहब, अगर पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होता तो जरूर ये वजारतें खत्म हो चुकी होती। लेकिन पीपल्स पार्टी का वजीर आजम नहीं था। हम तो PDM की गवर्नमेंट के अंदर 10 वजारतें लेके बैठे थे और हम उनके साथ कोalition के अंदर थे। जी जी जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, कोalition में थे। अगर हम हुकूमत बनाते हैं और हमारा वादा यही है कि अगर हम हुकूमत बनाते हैं और हमारे पास मेजर डिसीजन मेकिंग होती है तो फिर हम ये फैसले कर सकते हैं। अच्छा, चलो मैं आगे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बिलावल ने एक और बात की। तो हम ये फैसले नहीं कर सकते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को शैताना मारा है कि ये जब भी बीमार होते हैं लंदन या बाहर के मुल्कों में इलाज कराने जाते हैं, मेरी हुकूमत बनाए, इन्हें इलाज के लिए इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुझे पता है आपने सिंध में सेहत के लिए बहुत काम किया, लेकिन 1-2 बार या इससे ज्यादा बार जरदारी साहब भी दुबई में जाके इलाज करवाते रहे। देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किसी को ताना नहीं मारा। हमारी लड़ाई नहीं है किसी से, ना PMLN से है ना किसी और जमात से। हम क्यों किसी को ताना मारेंगे? हम तो अपना मंशूर लेके सामने आए और हम ये बात कर रहे हैं कि जो सिंध में हमने काम किया है वही हम बाकी सूबों में भी करना चाहते हैं, ताकि किसी को कहीं बाहर जाने की जरूरत ना हो। जहां तक जरदारी साहब का ताल्लुक है तो जरदारी साहब बाहर इलाज नहीं करवाते। जरदारी साहब यहीं कराची में इलाज कराते हैं। कई बार वो यहीं पर अस्पतालों के अंदर जेर इलाज रहे हैं। उनके फिजियोथेरेपिस्ट भी यहीं सरकारी अस्पताल से आते हैं। वो जरूर बाहर जाते हैं अपने एक डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए, लेकिन वो 11 साल तो यहाँ जेल में रहे और उनका इलाज होता रहा, तो यहीं अस्पतालों से इलाज होता रहा और अब भी वो यहीं से इलाज करवाते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि वकास साहब, बात जरदारी साहब की नहीं है, बात उस गरीब आवाम की है जो कहीं जा ही नहीं सकती। जिनका मसला क्या है इस मुल्क के अंदर, एक आम आदमी की जरूरत क्या है? तो फिर आप तो दाद दे शौकत खानम वाले को, आप तो दाद दे शौकत खानम वाले को, स्कूल को मिले, उसको मुझे प्लीज बात करने दें, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। जी 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 जी। एक आम आदमी की जरूरत क्या है कि उसे खाने पीने की अशिया जो है वो सस्ती मिले, उसके बच्चे अच्छे सरकारी स्कूलों के अंदर जाएं, वो जो कारोबार करता है उसको सपोर्ट मिले। हमने यूथ के हवाले से जो बात की है कि हम ये यूथ है, अभी अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो सिर्फ 2023 के अंदर 8,60,000 यूथ जो है वो इस मुल्क को छोड़ के जा चुका है रोजगार की तलाश के अंदर। ये वो यूथ है जो डिग्रियां हाथ में लेके घूम रहा है। आप यकीन करें, मैं आज यहाँ कराची में बोटिंग बेसन पे गई थी, एक मैकेनिकल इंजीनियर लड़का जिसने एक ठेला लगाया हुआ है, एक कियोस्क लगाया हुआ है और वो दाल चावल बेचता है।
अगर आप चाहें तो मैं आपको उसकी वीडियो भेजूं। ये वो यूथ हैं जो शायद मायूस हो चुकी हैं। ये एक नया, ये ऐसे लोग हैं जो फिर भी पाकिस्तान को समझते हैं कि नहीं, हमने पाकिस्तान में लेके खिदमत करनी, हमें उनके लिए कैरियर काउंसलिंग करनी है, हमें उनके लिए जॉब प्लेसमेंट्स करनी है, हमें उनके लिए वो सपोर्ट देनी है कि जब तक उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं हम उनको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट दें, चाहे वो माली सपोर्ट हो, चाहे वो कैरियर काउंसलिंग की सपोर्ट हो। नून लीग इक़्तिदार में 1988 से आई गई तो जिम्मेवारी आप पे जाती है। अगर आप उनकी वकालत करते हैं तो वो आपसे सवाल कर सकते हैं ना कि भाई आप तो हमारे बड़े थे, आपने पाकिस्तान को यहां पर पहुंचा दिया कि हमें छोड़कर जाना पड़ा है। ऐसा नहीं पूछ सकते आपसे? देखिए जी, ये सारा का सारा जो मलबा है ये प्लीज पीपल्स पार्टी पे ना डालें। पीपल्स पार्टी की चीफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा तो 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल हुकूमत में रही, फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई। उसके बाद उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को 5 साल मिले, जिसमें भी उनके वजीर आजम तब्दील हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे उसको फारिग कर दिया गया। उस जमाने में ये हालात थे और आप जानते हैं, आपसे कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो आप डेफिनेटली जानते होंगे, फॉलो करते होंगे। इफ्तिकार चौधरी साहब हर चीज पे सुमोटो ले लेते थे। कोई भी सरकारी मुलाजिम, कोई ब्यूरोक्रेट काम करने को उस दौर में तैयार नहीं था, हर चीज पे सुमोटो होता था। वो जो एक दौर है ना, उस दौर के अंदर मैं समझती हूँ पाकिस्तान की तारीख में जितने सुमोटो नोटिस उस दौर में किसी दौर में नहीं, लेकिन उस दौर में भी आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान को 18वीं तरमीम दी, सही, पार्लियामान को मुस्तहकम बनाया, आइन की असल शक्ल बहाल की, आगाज हुकूक बलूचिस्तान किया, हमने BISP शुरू किया, हमने ऐसे प्रोग्राम शुरू किए, लेडी हेल्थ वर्कर्स के प्रोग्राम शुरू किए। वो तमाम चीजें हैं, ये देखिए ये चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी कर चुकी है। आज कई लोग इसका जो है वो क्रेडिट लेते हैं, CPAC का क्रेडिट जो है PMLN ले जाती है, हालांकि ये सारी काविशें आसिफ अली जरदारी साहब की। सही, मैं आपकी सारी बातें मान गया, ले जाती है। ये तो 8 फरवरी को अवाम बताएगी। नसीम सिद्दीकी साहब, ये बातें होनी चाहिए सर, ये टीवी के ऊपर अगर टीवी लगाएं, या तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बल्ले के निशान के ऊपर सारा दिन प्रेस हो चल रही होती है, सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज, और उसके बाद इल्जामात की सियासत है, और एक पार्टी तो ड्राइंग रूम की सियासत कर रही है। असल सियासत तो पीपल्स पार्टी कर रही है, जो अवाम के अंदर भी है, मैदान के अंदर भी है, और तीर करेगा शिकार सबका इस दफा। देखिए मौलाना साहब, वेरी सैड अफेयर्स ऑफ स्टेट ना एट द मोमेंट। अगर पीपल्स पार्टी की आप बात करते हैं तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। वो यंग लीडर हैं और वो कोशिश कर रहे हैं और उनको मौका भी दिया जा रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं 2 पहलुओं पे बात करूंगा, आपके सारे सवालों के जवाब कवर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी वफाक की बहुत बड़ी जमात रही है। अगर उसकी अच्छाइयाँ गिनाने पे आऊँ तो उसके लिए भी मुझे पूरा दिन चाहिए होगा। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मुल्क के लिए खिदमत है, उनके साथ क्या सलूक हुआ। बेनज़ीर भुट्टो एक पाकिस्तान का जो है वो एक अपीयरेंस थी, दुनिया उनको मानती थी। फॉरेन मीडिया से जिस तरह वो बात करती थी, उनके साथ हमने क्या सलूक किया। अच्छाइयाँ अपनी जगह पर है, लेकिन जैसे अभी मोहतरमा शर्मिला साहिबा बात कर रही थी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करती हैं, बड़ी गुफ्तगू करती हैं, लेकिन थोड़ा सा जब 18वीं तरमीम आ गई थी तो उसके बाद सूबों को इख्तियार बहुत ज़्यादा मिल जाता है। 18वीं तरमीम का हम बिल्कुल क्रेडिट जरदारी साहब को देंगे, लेकिन जिस तरह 15 साल बिला शराकत गैर सूबा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, शायद उस तरह का उन्होंने परफॉर्म नहीं किया वहाँ पे। कोशिश हो सकती है, भी कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो बहुत मेहनत कर रहे हैं एज अ यंग लीडर, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक तो लाहौर से है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा कराची आना जाना रहा। जो 80s में कराची था या 90s में था, अब कराची बहुत डिटोरिएट होता चला जा रहा है। अंदरून सिंध भी मुझे जाने का मौका मिला। अच्छे काम भी हैं, जब हम अच्छे काम गिनवाना चाहें तो जिस तरह गंबट में इनका हॉस्पिटल है, बिल्कुल एक आउट क्लास हॉस्पिटल बनाया है, और भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनमें बहुत अच्छी सेहत की सहूलत का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंध की परफॉर्मेंस के ऊपर बिलावल अपनी CV नहीं दे सकते एज अ प्राइम मिनिस्टर टू दी नेशन? अवाम को अपनी CV प्रोवाइड नहीं कर सकते कि ये मेरी परफॉर्मेंस है, इसकी बुनियाद पे मुझे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करवा दो? इतनी वो परफॉर्मेंस शानदार नहीं है? नहीं, उनकी CV तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की होप है, वो यंग है और फ्यूचर में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं। लेकिन बात यह कि चीजों को दुरुस्त सिमत पे लेके जाना है। आपने जिस तरह अभी मामलात का जिक्र शर्मिला साहिबा ने किया कि 17 वजारतें कम करेंगे, बिल्कुल आप करें, लेकिन सिंध में हमने इस किस्म की कोई भी चीज होते हुए नहीं देखी। दूसरी बात आ जाते हैं कि जिस तरह आपने बात किया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात चल रहे हैं, आप देखें कि 2008 के इलेक्शन से पहले
मोहतरमा को शहीद कर दिया जाता, जो बेक पाकिस्तान का इतना इतना इमेज था, वो आपने उनको ही सफाए हस्ती से मिटा दिया। फिर इलेक्शन हुए, फिर 2013 में आरओस के इलेक्शन हुए, फिर 2018 में आरटीएस बैठ गया। अभी भी जिस सही। तरह बल्ले का नहीं निशान, जी, झगड़ा साहब, वो मैं समझ गया हूँ इसमें एक आपकी मैं बात। एक एक लास्ट बात करने दें। जी जी सर, सर। आप देखें कि इलेक्शन की बददियानती ये है कि बेशक वो चाहते थे अपील में आना, सुप्रीम कोर्ट में आ गए, लेकिन उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ही नहीं किया। यानी अमल कि ही नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट ने क्लैरिटी के साथ कहा कि आप इनका मैं उस पे आता हूं जरा, वो भी बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, वो तो पीपल्स पार्टी को भी मसला है। इकबाल जफर झगड़ा साहब, जो मर्जी आप कर लें, आपने एक 21 अक्टूबर के बाद एक जलसा नहीं किया सिर्फ और सिर्फ टिकटें बांटने में और ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हीटर लगाकर सर्दियों में। शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होगा, बाहर निकलेंगे तो बचेंगे, वरना तो तीर ड्राइंग रूम में जाके तो लगेगा शेर को। देखिए जी, देखिए बाहर बिलावल क्या, निकलने वाली बात जो जहाँ तक नींद की है, आवाज वो नहीं सही आ रही। कोई मसला हमें नहीं है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जब चुनाव करेंगे तो चीज निशाने लगाकर करना पड़ता है, तो हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको फील्ड में निकलना पड़ता है। फील्ड में आप अगर वैसे ही जंप लगा दें तो ये आपको वो हासिल नहीं होगा जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो बात हो रही है कि कुल के लिए एजेंसियों में मुझे ये बताएं कि और किसके हैं। लेकिन सब हमारा अल्लाह के करम से जलसा जो एक हुआ है और नवाज शरीफ की वापसी पर, वो एक तारीखी जलसा है और पूरे पाकिस्तान के अवाम ने उसमें ये साबित किया है कि वो नवाज शरीफ से एक इतना लगाव रखते हैं कि उनके आने के लिए जो वहाँ जुलूस जा रहे थे वो 50% भी मीनार पाकिस्तान नहीं पहुंच सके। यानी हमारा जो पीछे का जो व्यवस्था बताऊंगा, वो जुलूस जो है वो कितनी देर बाहर पूछा रहा, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो जाके अपने मकाम पर पहुंचे। नून के लिए अल्लाह की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो इंटरव्यू किए हैं वो इस वजह से किए गए कि हमारे पास बेशुमार कैंडिडेट आ गए। सही। हर जगह आप चीजें में आप देख लें, जेबी की बात करूँ तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में या डिवीजन में आप हमारे देखें कैंडिडेट जो थे वो अल्लाह के करम से हर एक हाइके में जो प्रोविंशियल असेंबली के 12 से 13 कैंडिडेट आए हैं, और इसी तरह नेशनल में 8 से 9 तक। तो ये इतने कैंडिडेट थे कि उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने पूरा वक्त दिया और वो इंटरव्यू बड़ी डिटेल में उन्होंने किया। उन्होंने हर एक से पूछा कि हमने अगर आपको टिकट दिया तो आप इस मुल्क में आवाम के लिए क्या करेंगे, महंगाई को कम करने के लिए क्या कमाएंगे, जो मसाइल हैं इस वक्त मुल्क को जाते उसके लिए क्या करेंगे। चलें, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद सबके लिए सवाल है। जो सच बोल रहे शाहिद खाका नबासी के पाकिस्तान में कुर्सी की कोई ताकत नहीं होती और मैं वजीर आजम नहीं था बल्कि मुझे मुलाजमत दी गई, और अगर ये बात सच है तो नवाज शरीफ शायद ये बात समझ नहीं गए, इसलिए तो वो कोशिश नहीं कर रहे। सीवी बस ज़रूरी होती है, ड्राइंग रूम में बैठो, इलेक्टेबल्स की सियासत करो, तो भाग दौड़ के लिए। और अगर बिलावल वज़ीर आज़म बनते हैं तो इनकी बात पर अमल कर लिया जाए, शाहिद खाकान की अब्बासी की कुर्सी की कोई ताकत नहीं, तो फिर वो सारे 10 निकाती एजेंडे पे अमल कैसे करेंगे? ब्रेक के बाद।
एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। अच्छा शर्मिला साहबा, एक तो जिस तरह बिलावल कल भी कह रहे थे आज भी कि जेल से बचने के लिए यानी नवाज शरीफ और एक जेल से निकलने के लिए यानी इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। जेल से बचने वाला तो बच गया है, जेल से निकलने वाला कहता है मैं 1000 साल भी रहूं मुझे कोई परवाह नहीं है। तो बिलावल ये क्यों बात करें? और दूसरा, अगर शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होना है तो क्या पंजाब में हर हलके में तीर है? देखिए वकास साहब, सबसे अहम बात तो ये, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा, शुरुआत में मैंने एक बात की, मैदान में कौन है इस वक्त? कौन सी जमात है जो मैदान में आवाम में उतरी हुई है? वो शेर वाले जो ये क्लेम करते हैं कि वो 125 सीटें पंजाब में ले जाएंगे, वो तो मैदान में ही नहीं है। क्या कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई वर्कर्स कन्वेंशन आपको नजर आया? 25 दिन रह गए हैं जनरल इलेक्शंस के अंदर, 25 डेज, उनका मंशूर ही सामने नहीं आया। तो फिर किस तरीके से वो ये क्लेम करते हैं कि 125 सीटें ले जाएंगे? ये सवाल है ना जी। आपको भी सवाल करना चाहिए, हम तो कर रहे हैं। इसी तरीके से जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं एक नौजवान लीडर हूँ, मेरे पास एक मंशूर है और मुझे चांस दिया जाए, और ये 70 साल बोसीदा सियासत जिसमें नफरत है, जिसके अंदर लड़ाई है, जिसके अंदर एक दूसरे को जेलों में डाल के खुश होना है, ये तमाम चीजों को खत्म कर दें। अच्छा। इससे अवाम का फायदा नहीं हो रहा। आज कौन है जो अवाम के मसाइल पे बात कर रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वो बात कर रहे हैं कि किसान को क्या मसाइल हैं, वो बात कर रहे हैं कि यूथ को क्या मसाइल हैं, वो बात कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर सेहत की तालीम को क्या रिवैम्प चाहिए, और वो सोल्यूशन भी दे रहे हैं आपको। जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन में जब लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं तो आप बताते हैं ना कि जी मैं वोट मांगने आया हूं, और अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं हुकूमत बना के इस तरीके से आपकी खिदमत करूंगा। ये तो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। बाकी जमातें तो ड्राइंग रूम की सियासत कर रही, अलायंसेस हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, कभी एक अलायंस टूट रहा है, कभी दूसरा टूट रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पंजाब में जाके, लाहौर में जाके शेर के घर में उनसे मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कराची से शेर ही दस्तबरदार हो गया, वो तो भाग गया, यहाँ से भाग गया। अच्छा, तीर ही शिकार कर रहा है ना, उसका तीर ही शिकार कर रहा है। नसीम सिद्दीकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जो फॉलोइंग है, देखें वो तो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर थे कि एमक्यूएम उनको सपोर्ट करे तो फिर वो इलेक्शन लड़े। जब एमक्यूएम ने सपोर्ट हटा ली तो वो तो दस्तबरदार हो गए यहाँ से, जो कराची से इलेक्शन लड़ रहे थे। सही। तो मुझे बताइए कैसा शेर है जो मैदान छोड़ के भाग गया है? तो तीर तो चले, मैं नसीम सिद्दीकी साहब आपसे पूछता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। सर जी, अगर मैं शाहिद खान अब्बासी साहब की बात को मान लूं कि वजीर आजम में था, ताकत कोई नहीं थी, मैं नहीं था वजीर आजम, मेरी तो कोई ताकत नहीं है कुर्सी की, मुझे मुलाजमत दी गई थी, तो जो नवाज शरीफ साहब हैं फिर सही है, उनको जल्द से जुलूस करने की क्या जरूरत है? मुलाजमत के लिए तो सीवी देनी पड़ती है, एचआर रिकमेंडेशन दे देता है, उसके बाद चले जी जॉब पक्की। मौलाना साहब देखे ना, अवाम या दूसरे लोगों की आंखों में धूल भी तो झोंकनी होती है। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब की बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बड़ी दलेराना बात की कि मुझे मुलाजमत दी गई थी। तो ये तो जब उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी, उसके बाद ये बात कर रहे हैं। बात अगर ये उसी वक्त करते और इस्तीफा दे देते कि भाई मैं तो समझा था कि मैं मुल्क का वजीर आजम बनाऊँ, इख्तियारात होंगे, लेकिन मेरे पे इख्तियारात नहीं है, ये तो एक मुलाजमत है, सो गुड बाय, फिर तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब सीट से उतर के आप ऐसी बात करते हैं तो उसमें कोई बेहतरीन नजर आती। लेकिन इस मुल्क का एक अलमिया है वलाना, बात यह है कि जिस तरह शर्मिला साहिबा ने बात की कि इस मुल्क के जो असल मसाइल है अवाम के, वो कोई डिस्कस नहीं करता। कि जो गरीब 2 वक्त की रोटी खाता था, आज शायद उसे 1 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। जो माँ बाप बड़ी मुश्किलों से अपनी सारे जिंदगी की जमा पूंजी से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डिग्रियां दिलवाते हैं, उनको नौकरियां नहीं है, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, समुद्र के अंदर गर्क हो रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों किस तरह तुर्की के पास समुद्र में कितने पाकिस्तानी जो है ये अपना इस दुनिया से होगी। ये जिम्मेदारी किस पे है? ये जिम्मेदारी ऊपर है। जो इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका ही गिरेबान पकड़ा जाएगा। उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, उसमें पीटीआई भी शामिल है, जो ये कह के आई थी कि हम 1 करोड़ घर देंगे, 50 लाख नौकरियां देंगे। उनके दौर में भी जो है लोग जो है बेरोजगार फिरते रहे। ये सब जवाब दे होंगे। बात यह कि इस मसले का हल क्या है?
मसले का हल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में चीज़ों को नहीं चलने देती। हमेशा से ये देखा गया कि सियासी पार्टियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। 90 की दिहाई में आपने देखा कि किस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ जो है वो टॉम एंड जेरी वाला खेल खेला जाता रहा। वैसे आजकल तो टीवी पे भी बहुत दिखाया जा रहा है, आजकल रेगुलर ट्रांसमिशन है। तो उसमें बात ये है कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। ये कभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं आते जब तक ये तमाम सियासतदान मिलजुल के नहीं बैठेंगे। जैसे 90 के मामलात से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सबक सीखा था और लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, मैं मौजूद था यहाँ पे, मैंने वो सारा कवर किया था। सही। उसमें बहुत सारी शिकें थी शर्मिला जिसमें उन्होंने साहब, कहा था कि मिल जी जी शर्मिला साहब, ये अगर शेर का शिकार बल्ले से इस तरह के बयानात, जेल से बचना, उनके पहले उनकी तारीफ करना शहबाज शरीफ की, अब उनके ऊपर सारा मलबा डालना, 8 फरवरी के बाद भी ज्यादातर लोग तजिया कर यही कह रहे हैं कि कॉयलेशन नजर आ रहा है। अगर कॉयलेशन में आप लोग बैठ गए तो ये बयानात वर्सेस कॉयलेशन में फिर दोबारा बैठना या नहीं बैठेंगे, कोई पॉलिसी? देखिए जी, इस वक्त तो कुछ भी कहना इलेक्शन से पहले ज़बरदस्त वक्त है। मैं तो इस तरह क्लेम नहीं करूंगी जिस तरह पीएमएलएन क्लेम करती है कि जो हम 125 सीटें ले जाएंगे। हमें तो नहीं पता अवाम किसको वोट देगी। हम तो अवाम में जा रहे हैं, हम समझते हैं कि अवाम में हमारी पजीराई होगी और अवाम हमें वोट देगी और हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। लेकिन अगेन, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा, और ऑफ कोर्स उनकी सियासी बसीरत को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कि आइंदा आने वाली हुकूमत भी जो होगी वो एक कोलिशन ही होगी, क्योंकि किसी को भी 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है। सो हुकूमत चलाने के लिए आपको एक दूसरे के साथ ऑफ कोर्स कोलिशन में रहना पड़ेगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, हमारे आपस में कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, कोई जाती झगड़े तो है नहीं। हमारी आइडियोलॉजीज पे एक दूसरे के साथ इख्तलाफ हो सकता है, हमारी नज़रियात पे एक दूसरे के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जहां मुल्की मामलात है, नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट है, मईशत का मामला है, वहां तो हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। चले, मैं यहाँ पर एक खबर दे दूं। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, माजर के साथ इंटरप्ट कर रहा हूँ कि पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, फैसला 1 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने तो तफसीली फैसला जारी कर दिया कि इंतखाबी निशान आईनी हक है, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है, मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत जारी थी और बड़े सख्त रिमार्क्स भी सामने आए चीफ जस्टिस साहब के, उनसे टफ क्वेश्चंस भी किए गए और अब पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, फैसला 1 घंटे बाद सुनाया जाएगा। शर्मिला साहब, आप जी जी शर्मिला साहब, चाहते हैं मैं इस पे डिस्कशन करूं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर चले इसी पे आप बात कर लें कि आपने शुरू में जैसे कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट में अब ना तो कोई अवाम की बात कर रहा है, तो अगर प्रोसेस इतना स्मूथ होता, सबको फ्री एंड फेयर माहौल होता, आपका भी गिला है लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो आप नहीं समझती कि एक पार्टी के साथ इस तरह ज्यादती है? आज उनके चेयरमैन जो मौजूदा वो भी कह रहे हैं 4 डाले आ गए, मेरे घर में आ गए, चीफ जस्टिस से गिला कर रहे थे वो। देखिए वकास साहब, मुझे नहीं पता कि उनके लीगल इश्यूज की नौयत क्या है, और मैं एग्जैक्टली उनको फॉलो नहीं करी, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो 2013 में भी हुए थे वो भी बड़े मुतनाज़ा थे। ठीक है। और उसमें भी बड़ी शिकायत हुई थी। फिर जस्टिस वजीउद्दीन की सरबराही में एक कमेटी कायम की थी इमरान खान ने, उस कमेटी ने भी ये फाइंडिंग्स दी कि जी ये इलेक्शन सही नहीं हुए। उसके नतीजे में इमरान खान साहब ने जस्टिस वजीउद्दीन को ही फायर कर दिया। तो ये इनका मसला आज का नहीं है, ये 10 साल पहले भी यही मसला था, आज भी वही मसला है। अब जो 40 सवाल इलेक्शन कमीशन ने इनसे पूछे, अगर आप उनके जवाब सही नहीं देंगे तो फिर फैसला आपके खिलाफ ही आएगा ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके सोर्स ऑफ फंड्स कौन से हैं, अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे ईसीपी को तो फैसला आपके खिलाफ ही आएगा ना। सही। अगर आपने अपना मुकदमा ही सही नहीं लड़ा तो इसमें मेरा या आपका तो किसी का कसूर नहीं है, फिर ये आपका ही कसूर है, फिर आप ही भुगतेंगे। लेकिन देखिए, मैं समझती हूँ कि इलेक्शन पाकिस्तान में शफाफ होना, मुनसिफाना होना, पीटीआई के साथ सारा लीगली हो रहा है, इनके साथ कोई इंतकामी सियासत झगड़ा। साहब, आप भी इसके ऊपर कमेंट कर। मैंने इनकी निटी ग्रिटी को फॉलो नहीं किया, लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है और जो मैंने फैसला इलेक्शन कमीशन का पढ़ा और जो मैंने सुना और जो देखा और जितनी मेरी समझ है,
वो 40 सवालात जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से पूछे थे वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके। सही। They जगड़ा have साहब, to reply to those questions। असल में तो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने वायलेट कर दिया। असल में तो पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे है, आप ड्राइंग रूम में हैं और तहरीक इंसाफ अपने लीगली मैटर्स के लिए अदालतों में है। इलेक्शन तो सिर्फ पीपल्स पार्टी लड़ती नजर आ रही है, अवामी इलेक्शन। झगड़ा साहब जी, मुझे आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब बोलिए जी, फरमाइए। अच्छा जी, तो अब क्या शर्मिला बहन ने तो बड़ी डिटेल में सारी बात आपको टेबल पे रख दी है कि इस वक्त देखें, बात ये है कि जो बातें हो रही हैं नून की के वो मैदान में नजर नहीं आती। मैंने आपको पहले भी सारी डिटेल बता दी कि क्यों नजर नहीं आती। हमेशा इंशाल्लाह नून ने अपना किरदार अदा किया है और पूरी आवाम आजकल आप बात करें तो पाकिस्तान के आवाम पर की जुबान पर एक ही बात है कि अगला दौर जो है वो PMLN का है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ये जो कह रहा हूँ बस वो 100% होगा। शर्मिला बहन ने कहा वो अपना क्लेम कर रही है, ठीक है। दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर पार्टीज और उनको भी पूरा हक है कि वो मुल्क में अपना प्रोग्राम रखें और आवाम उस प्रोग्राम के मुताबिक उनको वोट देते हैं या हमें देते हैं। ये तो देखिए, हमारे तो नवाज शरीफ साहब का बयानिया यही है। ठीक है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि इस वक्त हमें जरूरत अगर है इस मुल्क में तो वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। उसमें आवाम ने जिसको पसंद करना है और जिसको वोट दिया देना है हम उसको जरूर करेंगे। ये मियां साहब ने बाकायदा बात की है कि हम कभी भी ये जमहूरी फैसलों के खिलाफ नहीं जाएंगे। और वो जब कहते हैं कि वोट को इज्जत दो तो वो उनका मकसद ये नहीं होता कि वो कागज को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मकसद ये है कि वोट आवाम का है। अवाम तो का। वो कागज सिद्दीकी आवाम साहब, के हाथ में अगर है तो वो आवाम उसको इस्तेमाल करेगी। ये उनका हक है, उनके सही। हक को वोटिंग कर रहे हैं मियां नहीं नवाज। जी, सिद्दीकी साहब, एक चीज और तो ये बड़ी जो अय्याह है, एक चीज तो बड़ी अय्याह है कि देखे ना, तहरीक इंसाफ जो है वो ना तो किसी ने नून लीग ने कहा, ना पीपल्स पार्टी ने कहा 9 मई कर दो, जाके जिन्ना हाउस पे हमला कर दो, ना ही उन्होंने कहा कि आप इस तरह से बंद कमरे के अंदर अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के इलेक्शन कमीशन के सवालात के जवाब ना दो। ये सब कुछ उनका अपना किया करता है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मारी हैं और अब इनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं इन दो पार्टीज के ऊपर कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। तो तहरीक इंसाफ तो जो रोना रो रही है वो उसको रोना अपने चेयरमैन के, बानी चेयरमैन के ऊपर होना चाहिए जनाब। देखें मौलाना साहब, मैं तो कहता हूं कि सियासी पार्टियों को एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा पीछे तारीख में नहीं जाऊंगा। जिस तरह 2018 के इलेक्शन होते हैं, जिस तरह उसके ऊपर उंगलियां उठाई गई या देखा गया कि एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, जहांगीर तरीन साहब का जहाज भी इस्तेमाल हुआ और इमरान खान साहब को हुकूमत में लाया गया, उस वक्त पीटीआई या बानी पीटीआई ये फैसला करते हैं कि नहीं, मैं अपने बलबूते पे हुकूमत में आऊंगा और मैं किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। इसी तरह जिस तरह पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ एक अदम एतमाद की साजिश लाई गई, जिसका हिस्सा पीडीएम बनी, पीपल्स पार्टी बनी, नून लीग बनी, अगर ये उस वक्त फैसला कर लेते कि नहीं, हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। इमरान खान साहब के दौर में महंगाई उरूज पे जा रही थी, लोग उनके खिलाफ हो रहे थे, जिन्होंने वोट दिए थे। मैंने जाके रोड शोज किए, वो कहते थे कि हमने इनको वोट दिया, कोई नया पाकिस्तानी बना, कोई तब्दीली नहीं आई, हम इन्हें अगली दफा वोट नहीं देंगे। एक साल अगर पीपल्स पार्टी, पीडीएम, नून लीग इंतजार कर लेती तो शायद पीटीआई और बानी पीटीआई अपने ही बोझ तले दब जाते। लेकिन जब साजिश हुई उसका फायदा पीटीआई को पहुंचा साजिश? और पीडीएम की सर वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुई कानूनी तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनली। देखिए, इस मुल्क कानूनी कानून की छतरी के तले ही होती हैं। इस मुल्क में तमाम चीजें कानून की छतरी के तले होती हैं, लेकिन उसके पीछे क्या जो चीजें अमल पैरा होती हैं वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। अभी अगर इलेक्शन कमीशन की बात हो रही थी तो मुझे आप एक बात का जवाब दे दें। बिल्कुल इस वक्त इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बनी हुई है। उसका सबूत ये है कि जब पिशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आप पीटीआई का नाम और पीटीआई का बल्ला अपनी वेबसाइट के ऊपर चढ़ाए, इलेक्शन कमीशन ने
उसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया? गो के वो सुप्रीम कोर्ट में अपील पे गए, आप अपील में चले जाते, लेकिन आप पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे सही। अमल करते। आप एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर इतनी बातें कस रहे हैं। आपने 90 दिन में पंजाब में इलेक्शन नहीं कराया, आईनी तौर पे आपने केपीके में नहीं कराया, आपने पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं कराया। इस मुल्क के अंदर जो गैर आईनी निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं, आप उनसे आईजी चीफ सेक्रेटरी तक आप चेंज नहीं करा सके, क्योंकि आपका सब एक पीटीआई को बाहर निकालने पे है, एक बल्ले को बाहर निकालने पे है। तो ये ऐसे अवामिल हैं, ऐसी लॉजिक है जो सबको नजर आ रही है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये पीटीवी का दौर नहीं है। आप कितनी पाबंदी मीडिया के ऊपर लगा दें, सोशल मीडिया आजाद है, टीवी के ऊपर आजाद जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो रही है सारी अपना प्रोसीडिंग्स, और लोग देख रहे हैं, बच्चे बच्चे उसके ऊपर कमेंट्स दे रहे हैं। तो देखें ना, ये बातें सामने जो नजर आ रही है, जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के आना चाहेंगे। जब नून लीग एक बहुत पॉपुलर जमात थी पाकिस्तान की, और खास करके पंजाब की, उसका ये हशर हो रहा है। तो मुझे खुद दुख है कि नवाज शरीफ साहब जो इतने पॉपुलर लीडर थे, वो अब अपने बलबूते पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि जिस इस्टेब्लिशमेंट के वो ठीक। खिलाफ थे, शर्मिला उन्होंने बड़ी साहब, वो इन अगर हालात पे। अगर 2022 का वो 9 अप्रैल ना होता तो आज तो जिस तरह ये भी कह रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब भी कि वो तो अपने ही बलबूते में कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली और अवामी सतह पर दब जाते पीटीआई वाले। उनको जिंदा रखा आपकी गलतियों ने, आपकी साजिशों ने। देखिए शर्मिला साहब, सिद्दीकी साहब एक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिद्दीकी साहब एक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरा भी यही सवाल है कि अगर पीएमएलएन जो ये दावा करती है कि वो बहुत पॉपुलर हैं और वो 125 सीटें ले जाएंगे, तो फिर उन्हें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए था। मैं अगर बहुत मकबूल हूं आवाम के अंदर, मैं तो रोज जलसे करूं, मैं तो रोज दिखाऊं कि देखो ये मेरे साथ लोग खड़े हैं। लेकिन एक जलसा नहीं हुआ, यहां तक कि उनको आईपीपी के साथ जाके एक छोटी जमात जो अभी बनी है, जिसमें सारे वो टर्न कोड्स हैं जो पीटीआई से निकले हुए हैं, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी। ठीक है। चौधरी शुजात के घर जाना पड़ा 15 साल बाद, खुद चल के मियाँ साहब को जो वो बात नहीं करते थे उनसे। वाई? पीपल्स पार्टी कहती है हमने सिंध में खिदमत करी है, तो हम तो सिंध में अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब बात यह है कि देखिए 9 मई का वाकया जो हुआ वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। देखिए ना, अगर आप अपनी ही लोगों को अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ खड़े कर देंगे तो पाकिस्तान की तो बुनियादें हिल जाएंगी ना। ये तो अलाउड ही नहीं है। सही। ये मैं की सियासत, ये इतना घमंड, ये इस तरह, इसमें अवाम का इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आप यकीन करें एक कि आपकी ही पीडीएम की जब रिक्वेस्ट थी हुकूमत, शर्मिला साहबा, सेनेटर ताज साहब की के मुकर्रर वक्त जो है उसको बढ़ा दिया जाए, 1-2 दिन दे दिए जाएं, लेकिन अब इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए मुकर्रर वक्त 10:30 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दिया है। इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए मुकर्रर वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया है इलेक्शन कमीशन ने। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही रिक्वेस्ट थी सेनेटर ताज हैदर साहब की। इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए मुकर्रर वक्त को 10:30 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए मुकर्रर वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। ठीक है जगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया।
एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा, पहले जरा मैं नसीम सिद्दीकी साहब आपसे, फिर शर्मिला साहिबा से भी, ये जो सर इस वक्त सिस्टम चल रहा है, आपको क्या लगता है कि अगले 50 साल तक ये सिस्टम इस तरह चलता रहेगा, या मुकम्मल तौर पर ये कहना नहीं पड़ेगा, डिमांड नहीं करनी पड़ेगी लेवल प्लेइंग फील्ड की और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, और निज़ाम के तहत सब कुछ हो जाएगा? मौलाना साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखें, मैं बहुत ज्यादा पीछे तारीख तो नहीं दोहरा सकता, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन 80s में जिस तरह हम कॉलेजेस में थे और उस वक्त जो हम मामलात देख रहे थे, उस वक्त मार्शल लगा हुआ था, ज़ियाउल हक साहब का दौर था, मोहतरमा 88 में वापस आती है, जिस तरह वो स्ट्रगल करती हैं, जिस तरह उनकी फैमिली के साथ सलूक किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि 90s में जिस तरह बिकरिंग पॉलिटिक्स हुई पाकिस्तान के अंदर, कुछ तब्दील नहीं हुआ। 1999 में हम देखते हैं फिर मुशर्रफ साहब का मार्शल लग जाता है, फिर जमहूरी पार्टियां, सियासी पार्टियां जो एक तगोदो शुरू कर देती हैं, वो अल्लाह करके 2008 में फिर इलेक्शन होते हैं, लेकिन कितने बड़े नुकसान के बाद, यानी कि 77 में हमने जुल्फकार अली भुट्टो साहब की कुर्बानी दी, जो कि एक फेस थे पाकिस्तान में, दुनिया में मानते थे, किस तरह उन्होंने यूएनओ में पाकिस्तान के लिए फाइट की। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिस तरह फेस थी पाकिस्तान का, इतनी बड़ी पॉलिटिशियन थी, इतनी बड़ी पार्टी को लेके चल रही थी, जिस बहीमाना तौर पे उनको इस दुनिया से रुखसत किया गया। ये कोई खुशाइंद बातें नहीं थी, लेकिन हम शायद सोच रहे थे कि इन कुर्बानियां देने के बाद कुछ ना हालात ठीक कुछ हो जाए। संभाला आ, जी। लेकिन वही फिर 90s में नजर आई, फिर 2000 में नजर आई, फिर उसके बाद 2014 का धरना हुआ, जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की गई, फिर 2018 के इलेक्शन। मतलब जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको क्या आप दिखा रहे, क्या बता रहे हैं आप उनको? एक दफा बताया जाता है कि नवाज शरीफ जो है वो दहशतगर्द है, उसने आर्मी चीफ का जहाज अगवा कराने की कोशिश की गई, हुदैबिया पेपर मिल बहुत करप्ट है, पनामा का केस आ गया, और फिर आप एक इमरान खान का फेस लाते हैं कि बहुत ईमानदार आदमी है, इसने वर्ल्ड कप जीता, शौकत खानम बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, फिर अचानक एक दिन पीडीएम आती है और जिनके केसेस चल रहे होते हैं कोर्ट्स में, शहबाज शरीफ के ऊपर इतने बड़े इल्जामात थे फर्दर कि जो उन्होंने जो आई डोंट नीड। वो सारे हैं, और आप उनको वजीर आजम बना देते हैं। इमरान खान आज जेल में है, तो ये कौम बड़ी कंफ्यूज है। नौजवान तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उससे ज्यादा हम कंफ्यूज हैं कि जो 50 साल से इस मुल्क में जो चीजें देख रहे हैं वो तब्दील होने पे आ ही नहीं रही है। हमारी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, वही इस्टेब्लिशमेंट है, वही कहीं ना कहीं से ऑर्डर जारी किए जाते हैं, और सबको पता है कि कहां से क्या कुछ हो रहा है। जब तक ये तब्दील नहीं करेंगे पाकिस्तान नहीं बदलेगा। पाकिस्तान एक शर्मिला बहुत ही साहब, खूबसूरत मुल्क है, लेकिन उसके हालात जो है वो सही नहीं है इस वक्त। आप होपफुल हैं कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगनी पड़ेगी, कोई सिस्टम बेहतरी की तरफ कर देंगे, या हो जाएगा? ये मुझसे पूछ रहे हैं? मैं शर्मिला साहबा से पूछ, लेवल प्लेइंग फील्ड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मुल्क के अंदर ये लेवल जमहूरियत। प्लेइंग फील्ड जो है ना इज अ प्री रिक्विजिट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और पीपल्स पार्टी को कभी भी किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तारीख के पन्ने अगर आप देखें तो बीबी शहीद को हराने के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाई गई, फिर पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बनाई गई, उसामा बिन लादेन को पैसे दिए गए, फिर 2013 में आरओ का इलेक्शंस हो गए, 2018 के अंदर आरटीएस बैठ गया। अच्छा, 2013 के अंदर ये भी हुआ कि इतने बम धमाके होते थे कि पीपल्स पार्टी और एएनपी तो अपनी कैंपेन ही नहीं कर पाते थे, हम तो अवाम में जा ही नहीं सके, इतने बुरे हालात थे। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा ऐसे ही माहौल के अंदर इलेक्शन लड़ा है और डट के मुकाबला किया है। हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं। हमारे तरक्याती काम रोक दिए गए सिंध के अंदर इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद 8 पुलिस अफसरान की तब्दीली की गई। हमने खतूत लिखे हैं कि चंद एक ऐसे निगरान वजीर हैं जो इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर बराह रास्त इंटरफियर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इशू ये है कि पीपल्स पार्टी अवाम में है, पीपल्स पार्टी का मंशूर अवाम के अंदर है, हम उस पर बात कर रहे हैं, हम डट के मुकाबला कर रहे हैं। अगेन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगी कि मुझे तो इलेक्शन का वो माहौल नजर नहीं आ रहा, बिकॉज पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और जमात है ही नहीं मैदान में। ये बड़ी अजीब सी बात है। और अगर पीपल्स पार्टी ज्यादा सीटें नहीं लेती तो फिर आप क्या करेंगे? पहले कंटेनर पर चढ़ेंगे उस कंटेनर वाले की तरह 2014 में, या क्या करेंगे? मतलब माहौल जी देखिए, नहीं है, लेकिन अगर हार जाते हैं आप, हम बड़े अल्लाह ना करे। पुरुमीद हैं, हम बड़े पुरुमीद हैं कि हमें आवाम से पजीराई मिलेगी अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हुए तो। अच्छा, लेकिन अगर पहले से ही मैच फिक्स्ड है और अगर ये कहीं ना कहीं मामलात तय हो चुके हैं
कि किसी और को वजीर आजम बनाना है तो फिर मामला कुछ और है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसी ही सूरत हाल रही है माजी में। खुदा करे कि इस बार जो 12 करोड़ तो मैं आपसे 60 यही लाख पूछ रहा था ना कि ये जो रजिस्टर्ड मैच वोटर्स हैं, फिक्स्ड जिसमें के 65% साथ जो यूथ है उसके वोट पे कोई डाका ना डाल सके, अल्लाह करे जी, अल्लाह बैलेट करे। पे कोई डाका ना डाल सके। हो क्या रहा है देखिए, 2018 के अंदर जब आरटीएस बिठा दिया गया 2 घंटे के लिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसको फायदा पहुंचा, आज तक उसकी तहकीकात नहीं हुई, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। सही। अगर एक दफा किसी को जिम्मेदार ठहरा के सजा या जजा का तयन कर दें तो मामला बहुत बेहतर हो जाएं। ये तो नवाज शरीफ भी कहते इसीलिए थे ना, इस तो अब मुल्क वो के कितने अंदर ठंडे हुए सियासी पड़े। बहरान रहा, मुआशी बहरान रहा, ये बड़े मामलात हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में तो आर्मी चीफ कोर्ट के कहना पड़ता नहीं जी इलेक्शंस होंगे, वरना तो कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। अभी भी लोग, हम जब बाहर जाते हैं वोट मांगने तो लोग कहते जी इलेक्शंस हो रहे हैं, होंगे या आपको नहीं लगता है होंगे? या मुलतवी हो जाएंगे। चले, ये सवाल तो अपनी जगह जी, पर ही रहेगा तो और ये इसका एक जवाब बड़ी शायद अजीब जमहूरियत में पता नहीं मिले कि ये फ्री एंड फेयर के साथ अगर जमहूरियत के साथ अगर और इस मुल्क में के पहले ही हो जाए कि ड्राइंग रूम की सियासत से बाहर निकलकर सही फील्ड की सियासत जो है ये इस मुल्क में कब देखनी मिलेगी। यानी जो जीतता है वो मोस्टली ड्राइंग रूम में रहता है, वो जो भी इलेक्शन हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।